हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पे हम पढ़ेंगे सारे नोट्स। एक एक टॉपिक के सारे नोट्स हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर करे हैं। और जितने भी ये नोट्स है, ये एक बहुत आसान, इजी कह सकते हैं आप, इजी एक्सप्लेनेशन में है। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उसके सारे नोट्स इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे आगे के नोट्स के लिए आप आगे के पार्ट्स को वीडियो को देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्टली हम समझते हैं व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है, तो इसके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम केवल कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड, और कार्बन के संग अटैच होता है मोस्टली हाइड्रोजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन से अटैच रिलेटेड जितनी भी हम कंपाउंड की स्टडी करते हैं, वो सारी स्टडी हमारी किस में कवर्ड होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का होना मस्ट है। तो कार्बन के कंपाउंड की जितनी भी स्टडी हम करी जाएगी, वो सारी स्टडी हमारी किस में आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड हेडिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि हम हर कंपाउंड की स्टडी करेंगे। देखिए, पहले डेफिनेशन समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अ केमिस्ट्री कंपाउंड विच डू नॉट हैव अ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड। हम सारे कंपाउंड की स्टडी करेंगे, लेकिन किस कंपाउंड की स्टडी नहीं करेंगे? वो है आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई बात की जाती है, वो आपकी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब कंपाउंड्स की स्टडी या किसी अदर एलिमेंट की स्टडी करते हैं, तो वो आपकी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए, दोनों केमिस्ट्री में मेन डिफरेंस हो गया कार्बन का। अगर हम कार्बन से रिलेटेड कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक है। और अगर उसको छोड़ के हम अदर एलिमेंट की स्टडी करते हैं या कंपाउंड की, तो वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। थर्ड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द केमिकल कंपाउंड in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atom of other element। इसको देखिए, हम यहाँ पे ये आपने पढ़ रखे होंगे। कोवैलेंटी बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक होते हैं आयनिक बॉन्ड और एक होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें एटम जो कार्बन के है वो कैसे कंबाइंड हो? कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब ये है, जैसे कि सपोज Cl और Cl, इट मीन्स ये Cl से मिलके बनता है आपका Cl2। जो क्लोरीन है तो वो इससे जब बनता है तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का शेयर होता है। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ट्रांसफर करता है, एक ये। तो ये जो बॉन्ड शेयरिंग का बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं कार्बन के, वो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। और दूसरा जो आयनिक होते हैं लिंक्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। जैसे सपोज सोडियम और ये क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287। तो इन दोनों को अपने ऑक्टेट पूरे करने होते हैं। इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है, और यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288। तो इस तरह से यहाँ पे बाई लूज और बाई गेन जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, वो आपका कहलाता है आयनिक बॉन्ड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वो आपका कहलाता है कोवैलेंट। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेशली कैसे कनेक्टेड होते हैं? आपके कोवैलेंटली लिंक्ड। इसके बीच में कार्बन एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन से जो कनेक्टेड होते हैं, वो हमेशा कोवैलेंसी बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये सारे नोट्स बहुत अच्छे इजी लैंग्वेज में लिख रखे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके इसको मतलब अपनी कॉपी पे प्रॉपर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करेंगे तो आपके ये नोट्स आपको ओरली याद होने लगेंगे।
तो आप जैसा भी इसको सुटेबल समझते हैं अपने अकॉर्डिंग वो आप वैसे करके देख लीजिएगा। तो ये सारे यहाँ पे हम नोट्स कर रहे हैं किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के, जो कि आपके 12th चैप्टर है सेलिना बुक का। आगे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका वाइटल थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है आपकी यहाँ पे, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं डेफिनेशन के रूप में। वाइटल फोर्स थ्योरी इज अ थ्योरी, ये एक ऐसी थ्योरी होती है which assume that organic compound are only formed in living cells and it is impossible to prepare them in laboratory। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, या कह सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में इन चीज़ को हम नहीं बना सकते, इस चीज़ को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आर ओनली फॉर्म इन लिविंग सेल, वो हमारे किसी लिविंग सेल के अंदर ही डेवलप होते हैं। इट मीन्स हमारे अंदर हो सकते हैं, एनिमल्स के अंदर हो सकते हैं, या कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर ही बनते हैं। इसको हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। ये थ्योरी जो कहलाती है इसी को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखिए बाद में क्या हुआ, डिस्कार्डेड हो गई। डिस्कार्डेड का मतलब हटा दी गई इस थ्योरी को। ये थ्योरी हमारे लिए आगे जाके गलत साबित हुई। क्यों गलत साबित हुई, इसके लिए आपसे पूछा जाएगा वाई वाइटल फोर्स थ्योरी इज डिस्कार्टेड, क्यों डिस्कार्टेड कर दी गई। तो इसका रीजन ये है कि इट वाज डिस्कार्टेड, ये इसलिए हटा दी गई बिकॉज फ्रेडरिक बोलर शोड, ये एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक बोलर, जिन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया, शो करके दिखाया कि इट वाज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इट वाज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, कि ये भी पॉसिबल है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। जबकि अभी आपने पढ़ा कि जो वाइटल थ्योरी कहती है कि वो इम्पॉसिबल है कि हम उसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो इस बात को किन्होंने गलत साबित किया था, वो थे फ्रेडरिक बोलर्स ने। और क्या करके करा साबित, तो उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या करा, ही ऑब्टेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था यूरिया। और वो कहाँ बनाया उन्होंने, फ्रॉम द लेबोरेटरी प्रोसेस, एक लेबोरेटरी प्रोसेस से बनाया। जबकि ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लेबोरेटरी में ना बना के लिविंग सेल्स में ही डेवलप होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे यूरिया जो था वो लेबोरेटरी प्रोसेस से बनाया, जिसकी केमिकल इक्वेशन क्या कहती है यहाँ पे। केमिकल इक्वेशन में देखिए NH4CNO, ये किसका फॉर्मूला है, अमोनियम साइनाइड का। और ये एक क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम इसको हीट करते हैं लेबोरेटरी में तो ये कन्वर्ट हो जाता है CONH2 का होल ट्वाइस। इट मीन्स ये फॉर्मूला है आपका यूरिया का। और यूरिया हमारा कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिसमें यहाँ पे ये फेडरिक बोलर ने ये इक्वेशन से शो करके दिखाया कि हम यूरिया को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, किसके द्वारा, बाई अमोनियम साइनाइड, बाई हीटिंग ऑन अमोनियम साइनाइड विच इज़ कन्वर्ट इनटू यूरिया। तो ये बात इन्होंने प्रूव करी, इसलिए यहाँ पे वाइटल थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्टेड हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि वाइटल थ्योरी को क्यों हटा दिया गया, क्यों उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्टेड कर दिया गया। बिकॉज फेडरिक बोलर ने प्रूव करा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉसिबल टू ऑब्टेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। तो ये आपकी हो गई वाइटल थ्योरी और डिस्कार्टेड वाइटल थ्योरी। तो नोट्स के लिए ये इतनी भी मैंने ये लिख रखे हैं प्रिंट मैटर के रूप में, तो ये कंप्लीट नोट्स है। आप इसको इतना सफिशिएंट लिख देंगे तो आपके आंसर सारे कंप्लीट है ये। नेक्स्ट आते हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस क्या है, फ्रॉम वेयर वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से मिलते हैं और कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए आपका आंसर होगा नंबर 1, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर 1 कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अब प्लांट से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज एज वेल एज ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेडिसिन से रिलेटेड होता है।
तो यहाँ पे ये इस टाइप की चीजें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से। सेकंड, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। एनिमल से कैसे मिलते हैं, हमें यूरिया मिलता है एनिमल से, प्रोटीन मिलते हैं, फैट्स मिल सकते हैं, एक्सेट्रा और भी चीजें मिलती है, आर ऑब्टेन बाई फ्रॉम एनिमल्स। तो ये चीजें हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल से। थर्ड आता है कोल। कोल के डिस्टिलेशन से, यानी कि डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूस बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थेलिन, डाइज, ड्रग्स एक्सेट्रा। तो जितने भी ये प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजीन आपका ऑर्गेनिक है, टोलिन ऑर्गेनिक है, नेफ्थेलिन ऑर्गेन है, डाई और ड्रग, ये सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ये हमें सारे कहाँ से मिलते हैं, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है। तो इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है, द प्रोसेस इन विच कोल आर डिकम्पोज बाय हीट इन द अब्सेंस ऑफ एयर। इट मीन्स क्या है कि कोल को यदि हम गर्म करें, लेकिन उसको गर्म करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि वहां पे एयर नहीं होनी चाहिए। इन द अब्सेंस, यानी कि एयर की अब्सेंस में अगर उसको हीट करते हैं तो कोल जो होता है वो वेपराइज होने लगता है। वेपराइजेशन में ये सारे प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब होता है कि कोल को हीट करना इन द अब्सेंस ऑफ एयर में। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसके द्वारा हमें बेंजीन, टोलुइन, नैप्थेलिन, डाइज और ड्रग्स आपको ऑब्टेन होती है। फोर्थ आते हैं कि फोर्थ सोर्स है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम निकलता है जमीन से और उसके भी अगर डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उनमें कौन कौन सी हो सकती है, फ्यूल गैस होती है, पेट्रोल होता है, नेफ्था होता है। तो ये इस टाइप के एक्सेट्रा अदर टाइप के और भी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से। तो जितने भी ये कंपाउंड्स है सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे वो अलग अलग डिफरेंट सोर्स से मिल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आपको जो है कि कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं, तो कंपाउंड लाइक इथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड आर ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन। अब ये आपके फिर से नेक्स्ट मंथ में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। मतलब इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो अपने सिंपल सब्सटेंस में डिवाइडेड हो जाते हैं। किसके हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे मतलब जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं पड़ते, उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइडेड हो जाते हैं, जैसे कि लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया यूजली अ प्ले रोल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जो फर्मेंटेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। लाइक जैसे कि आपकी ब्रेड पे बूंद जो फफूंदी आ जाती है, तो वो फफूंदी भी लाइक फर्मेंटेशन का पार्ट है, क्योंकि वो फफूंदी किसके द्वारा आ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट और बैक्टीरिया के द्वारा वो फफूंदी बन रही है उसमें। तो इस टाइप से इस प्रोसेस को नाम देते हैं फर्मेनेशन। तो फर्मेनेशन से हमें क्या क्या मिलता है, इथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड आदि ये ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, मतलब इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट है वुड। वुड यानी कि लकड़ी। वुड से हमें क्या मिलता है, मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन। इस टाइप से हमें अलग अलग टाइप के मतलब ये ऑब्टेन होते हैं, लेकिन किसके द्वारा, बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। देखिए डिस्टिलेशन ऑफ हमने कोल पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही है डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वहां पे हमने कोल का डिस्टिलेशन किया था, इट मीन्स कोल को हमने हीट किया था इन द अब्सेंस ऑफ एयर। बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे डिकम्पोजिशन, अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड का पढ़े तो उसका मतलब क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वुड। वुड का छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड हो जाना बाय हीटिंग, हीटिंग के द्वारा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हीट करना है, इसको जलाना नहीं है। अगर जलाएंगे तो लकड़ी जो होगी वो एस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें उसको जलाना नहीं है, गर्म करना है। तो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वुड बाय हीटिंग, और कितने टेम्परेचर तक, 450 से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन द अब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड।
तो आपसे पूछ भी सकता है व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड। तो इसका मतलब ये हो गया कि हीट करना वुड को इन द अब्सेंस ऑफ हीट अबाउट नियर अबाउट टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुड एंड वी ऑब्टेन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथाइल अल्कोहल एसीटोन। तो ये आपको वुड से ऑब्टेन होते हैं। सेवेंथ है आपका सिंथेटिक मेथड। इसमें हमें क्या क्या मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हम सिंथेनाइज कर सकते हैं, किसमें, लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक था आपका सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो इस डिफरेंस को हम एक टेबल के रूप में करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसमें कार्बन का होना मस्ट है। विदाउट कार्बन कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया, कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि इसके लिए क्या है कि कार्बन की कोई होना भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल CO2 या अदर गैसेस हो गए, तो ये कुछ ऐसे होते हैं इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है बट वो ऑर्गेनिक नहीं होते। वो कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक। तो कार्बन का कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट डिफरेंस आपने पढ़ लिया कि कार्बन उसमें होना जरूरी है और इसमें नहीं होना जरूरी है। सेकंड डिफरेंस है, दे जनरली डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इट मीन्स वाटर के अंदर वो अगर उसको घोलेंगे तो वो आसानी से इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं सॉल्युबल। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन वो किस में हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, बेंजीन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को मैं आपको डेली लाइफ के हिसाब से बताता हूँ। जैसे जो पेंट होता है, जैसे जो हमारे घर में पेंट दीवारों किवाड़ों डोर्स विंडोज पे होता है, तो उस पेंट को हमें छुटाने के लिए एक ऑयल की जरूरत पड़ती है जिसको तारपीन का तेल कह सकते हैं। तो वो तारपीन का तेल ही हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। उसके अंदर जो पेंट है, पेंट हमारा कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो वाटर में अगर आप उसको हाथ पानी से धोगे तो उसमें वो साफ नहीं होगा, वो हाथ में चिपका रहेगा। लेकिन उसको ऑयल यानी कि तारपीन के तेल में अगर आप डाल देंगे तो वो बहुत आसानी से हाथ हमारा साफ हो जाएगा, सारा पेंट उस ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा। तो यही वाली मेन बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है और अदर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया तारपीन का तेल। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अपोजिट होते हैं, दे डू नॉट डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये जस्ट अपोजिट है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं और ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं और ये इनऑर्गेनिक में जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। फोर्थ डिफरेंस है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं, यानी कि बहुत आसानी से ये मेल्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से। इट मीन्स कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट भी हो जाते हैं और कम टेम्परेचर पे ये बॉयल भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये आसानी से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग करने पर। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड यूजली डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। और ये आसानी से डिकम्पोज इट मीन्स ब्रेक भी नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट आता है, दे कैच फायर इजिली। इनमें फायर बहुत आसानी से कैच हो जाती है, दैट मीन्स वी कैन से दे आर इनफ्लेमेबल। ये बहुत इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वलनशील। तो यहाँ पे आप देखते हैं गाड़ी के पीछे भी लिखा होता है, जैसे किसी में ऑयल वगैरह जा रहा हो, डीजल पेट्रोल, तो उसके आगे लिखा होता है दिस इज इनफ्लेमेबल। इट मीन्स ये बहुत क्या जल्दी से आग पकड़ लेगा, तो इससे थोड़ा सा इसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए वहाँ पे लिख दिया जाता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आसानी से क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, इसलिए इनको हम इनफ्लेमेबल भी कह सकते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आसानी से उनमें फायर कैच वो नहीं कर पाते। दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड।
इसमें क्या बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और ये मोस्टली कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर्स के जो बॉन्ड होते हैं वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं आयनिक में, वो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें, और जितने भी इनऑर्गेनिक होते हैं वो उसमें कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड, या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। सेवेंथ है, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, इट मीन्स कि इसमें करंट फ्लो नहीं होती। और दे आर इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसका मतलब इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या करा, एक बार छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। इसमें कार्बन होने का जरूरी है, इसमें कार्बन होना ज़रूरी नहीं है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते ऑर्गेनिक, और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ये किस में डिजोल्व हो जाते हैं, आपके ऑर्गेनिक में डिजोल्व हो जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। इसलिए ये जो ऑर्गेनिक होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, और ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। दे कैच फायर इजीली और दे डू नॉट कैच फायर इजीली। ये कोवैलेंट कंपाउंड के द्वारा बनते हैं, ये बनते हैं आपके आयनिक बॉन्ड के द्वारा। ये इसमें करंट पास नहीं होती, इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें करंट पास हो जाती है, सो वी कैन से इट इज दे आर इलेक्ट्रोलाइट। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री का। तो देखिए ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ। अगर ये ऑर्गेनिक ना हो तो हमारे लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ घर में यूज़ करते हैं। तो शैम्पू, पाउडर, परफ्यूम, क्लॉथ, फूड, दैट इज फूड में हम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो जितने भी ये प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रोल है। और ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी बनते हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इनमें रिएक्शंस कराते हैं। तो जितने भी ये चीज़ें हैं सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। तो ये इसमें एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं इन सब चीज़ों में। और फ्यूल्स के रूप में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, मेडिसिन भी इसी में आ जाती है। तो दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड की काफ़ी ज़्यादा मतलब डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख दी है, ताकि आप एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपके लिए सफिशेंट होगा। सेवेंथ है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम में कौन कौन से, यूनिक का मतलब कौन से बिल्कुल अलग नेचर टाइप का होते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे नेचर्स हो सकते हैं, लेकिन दो जो होते हैं बहुत मेन है। कार्बन शो सम यूनिक प्रॉपर्टी, कार्बन में बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी हो सकती है कुछ, लेकिन मेन रूप से यहाँ पे कौन सी होती है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। तो ये आपसे पूछा जाएगा, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है और कैटेनेशन क्या होता है कार्बन के लिए, तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, जिसकी वैलेंसी 4 हो उसे हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। अब देखिए इसको वैलेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, इट इज अ 6। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 6 का हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, वो नेक्स्ट ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो ये 4 नेक्स्ट ऑर्बिट में आ गए। तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जब भी कोई एटम कहीं भी रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के लिए वो अपनी लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। तो यहाँ पे इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पे इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब होता है जब लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कौन से बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट हो, 5 6 और अगर 7 प्रेजेंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन या तो लूज होंगे या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो यहाँ पे बनेगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन अभी आप देखिए स्पेशल यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। ना तो इसमें 1 2 3 है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और ना यहाँ पे 5 6 7 है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल शेयर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज और गेन नहीं करता है, बल्कि क्या करता है यहाँ पे, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये वर्किंग चलती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिंस कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4। तो इट कैन नाइदर बी लूज, ना तो ये लूज कर सकता है, लूज करने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जिसके आखिर में 1 2 3 हो, और ना ये गेन कर सकता है, गेन करने के आखिर में कितना होना चाहिए, 5 6 7 होना चाहिए। क्या करने के लिए, टू अटेंड ऑक्टेट, ऑक्टेट बोलते हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना हो। तो ये इट फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रोवैलेंट बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके ये 4 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को इसका कहते हैं यहाँ पे हम कार्बन एटम को, कि इसमें टेट्रा बैलेंसी है कार्बन की। इनका मतलब ये 4 बॉन्ड बना के 4 प्रकार की बैलेंसी बनती है। तो इसी को यहाँ पे हम टेट्रा बैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। इसलिए कार्बन को जो लिखा जाता है उसमें 4 लाइनें दिखा दी जाती है। ये 4 लाइनें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 4 आपके 4 प्रकार के बॉन्ड बना रहे हैं जो कि आपके कोवैलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके। तो ये यहाँ पे हो जाता है टेट्रा बैलेंसी। तो टेट्रा बैलेंसी एक में क्या पढ़ा कि टेट्रा बैलेंसी वो होती है जिसमें कार्बन के एटम्स के लास्ट, और कार्बन के एटम में लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके 4 प्रकार के कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे बोलते हैं टेट्रा बैलेंसी ऑफ कार्बन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ नोन एज अ कैटेनेशन। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। सेल्फ लिंकिंग क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है जुड़ना, किसका, कार्बन एटम का आपस में जुड़ने को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। तो वो इस तरह से जुड़े कि उनमें कौन सा बॉन्ड बने, कोवैलेंट बॉन्ड। और किस टाइप से बन सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन जितने भी दिख रहे हैं ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और कैसे जुड़े हुए, ये बाकायदा आपके कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग तो हो रही है, मतलब जुड़ तो रहे हैं, लेकिन कैसे एक चेन बन रही है स्ट्रेट रूप में। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया आपका यहाँ पे, स्ट्रेट चेन का। स्ट्रेट चेन के में सेल्फ लिंकिंग का कार्बन का होना क्या कहलाता है, ये कैटेनेशन। दूसरा टाइप का आता है आपका ब्रांच चेन। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच का मतलब होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे कार्बन की अगर काउंटिंग करें तो सबसे लंबी काउंटिंग हमारी यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 पे आती है। और दूसरी तरीके से काउंटिंग करें तो 1 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारी एक चेन चलती है यहाँ पे। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारे पास क्या है, ये वाली है, 1 2 3, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है आपकी। अब इसके बाद जो कार्बन छूट गया, जैसे ये वाला कार्बन आपका छूट गया, तो ये आपका कार्बन कहलाएगा ब्रांच में। ये ब्रांच पार्ट कहलाएगा। ब्रांच जैसे पेड़ की शाखाएं नहीं होती है, पेड़ बिल्कुल सीधा बढ़ता है और इधर उधर से दूसरी तरफ की डालियां निकल जाती है, तो वो उसकी ब्रांच कहलाती है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है, जो स्ट्रेट चेन से बाहर का पार्ट है, वो आपका क्या कहला रहा है, ब्रांच। तो यहाँ पे कार्बन एटम किसके रूप में अटैच है, आपका ब्रांच चेन के रूप में। तो ये भी सेल्फ लिंकिंग हो रही है और इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। तो ये भी कैटेनेशन है किसके रूप में, ब्रांच चेन के रूप में। थर्ड आप देखिए यहाँ पे साइक्लिक चेन। तो देखिए साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज। तो यहाँ पे भी ये कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पूरी साइकिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई है ये। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो आपके साइकिल के रूप में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको बोलेंगे साइक्लिक चेन। और ये क्या है, ये भी आपकी कैटेनेशन है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा बनी हुई है। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में यहाँ पे 7 टॉपिक कवर करे हैं यहाँ पे।
नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड के। अब इसके आगे के नोट्स के लिए आप वीडियो के आगे के पार्ट्स को देखिए, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने शेयर करिए, और उन व्यक्तियों को शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आप शेयर करेंगे तो ये आपके लिए उन बच्चों का एक मतलब समझने के लिए थोड़ा सा एक मीडिया है। इससे पढ़कर बच्चे आराम से समझ सकते हैं और वो आपको भी थैंक यू बोलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक जरूर करा करिए। और आगे के लिए आप नोट्स के लिए वीडियो के पार्ट्स अदर देखिए, ये वीडियो का पार्ट 1 था, अब आगे के पार्ट्स के लिए आप वीडियो के पार्ट 2 3 देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ स्टूडेंट।